एमर्स क्लब पे आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड की मॉडल सेट 2। जो इससे पहले मैंने आप सभी के साथ मॉडल सेट 1 का डिस्कशन किया था। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप जरूर देखो। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखा है और आप जितनी भी 100 मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखा है सीरीज, आप वो देखो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज का जो हमारा जो मॉडल सेट होने वाला है, सबसे पहले आप सभी को मैं ये कहता हूँ, कोई भी अगर वीडियो खोलते हो और वो भाग के ऐसे स्किप करके देख रहे हो तो आपका देखना बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर आप ये बाद में मत कहना कि आप जो बोल रहे हो 90+, ये कहाँ से आएगा। तो आप इसके लिए ऐसे ध्यान रखो कि जब भी कोई वीडियो आप खोलो तो उसे जहां तक की वीडियो है 100 क्वेश्चन इट मीन 100 देखो। अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो आप स्किप करके मत देखो, लेकिन जहां पे नहीं आ रहा है बट उसे समझो, उस कॉन्सेप्ट को आप बिल्डअप करो। ये नहीं कि बस वीडियो देखना है, भागते जाना है, भागते जाना है। भाग के कुछ नहीं होने वाला है, आपको मिल्खा सिंह नहीं बनना इधर। तो हमारे आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये आपका 1 से 50 ग्रामर क्वेश्चन होगा। और आफ्टर 1 to 50 जो होगा ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 51 से आई थिंक ये लिटरेचर का होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट इज सीमा टॉट बाय यू। पहले तो आपको सेंटेंस देखो, इसमें कुछ मैंने आपके पास क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ है, आप इसको मैं समझा दूंगा कहाँ पे मुझे क्या बताना है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ टाइमिंग की वजह से मैंने क्वेश्चंस में थोड़ी अब कुछ वर्ड्स जो है मैंने मिस कर रखा है, जो मैं आपको बताते जाऊंगा क्या इसमें चूज करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इज सीमा टॉट बाय यू, इसमें आपको इसका पैसिव, ये एक पैसिव में लिखा हुआ। अब कैसे समझोगे कि ये सेंटेंस पैसिव में ये, क्योंकि यहाँ पे बाय लगा हुआ। जब भी प्रीपोजिशन बाय लगा रहता है तो ये आप समझ जाओ कि सेंटेंस पैसिव में। अब आपको इसका एक्टिव ढूंढना है। एक्टिव ढूंढने के लिए अब क्या करो, सबसे पहली चीजों का ध्यान रखो। अभी सेंटेंस में वर्ब को पहले ढूंढो, किधर वर्ब बैठा हुआ, यहाँ पे डॉट। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और यहाँ पे एक्सुलरी कौन सी वर्ब है, इज एक्सुलरी वर्ब बैठी हुई है। इट मींस हेल्पिंग वर्ब इज। अब आपको मैंने पढ़ाया होगा इससे पहले वाले, अगर आपने मॉडल सेट देख रखा हो तो उसमें भी मैंने ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है। जब कभी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक्टिव में रहती है तो वही पैसिव में जाने के बाद वह इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर कभी किसी सेंटेंस के एक्टिव में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आप एक्टिव में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मींस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, तब यही पैसिव में जो आपका यूज होता है वह जो भी आपका एक्सुलरी यूज ऊपर वाले एक्टिव के सेंटेंस में होगा उसका यूज करने के बाद आप यहाँ पे बीइंग का यूज करोगे और आफ्टर बीइंग यू कैन यूज योर वर्ब थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो इज सीमा टॉट बाय यू, इस सेंटेंस में जो है आपको इज लगा हुआ है। इट मींस आपको डू या डज का ही यूज करना है। विल कब की बात हो रही, फ्यूचर की, इसका कोई जरूरत नहीं। डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब में यूज होता। हैव ये भी आपका ये परफेक्ट में यूज होता। ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही निकल चुके हैं। अब बचा कौन, अब यहाँ पे जब भी एक्टिव से पैसिव करते हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, इट मींस यू हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सीमा जो है सब्जेक्ट है तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगी। तो यू और टॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये भी जान रखो कि जब भी डू डज कभी किसी सेंटेंस में यूज करते हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, इसीलिए यहाँ पे डू के बाद टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। डू किसके लिए यूज की गई है, यू एक प्लूरल नाउन, सॉरी एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे डू का यूज कर रहे हैं। और डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। डू कौन सा टेंस की ओर हमें ये ले जा रहा है, डू जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इट मीन सिंपल प्रेजेंट की ओर ले जा रहा है। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डू यू टीच सीमा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल कैप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। आपको इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें आपको भी ये पैसिव चूज करना है। इट मीन सब पहले तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होगा। कैप्ट यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। किसी रो का, स्टाफ, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा स्टाफ है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। सभी जगह देखो आप द स्टाफ लिखी हुई है, द स्टाफ, द स्टाफ, द यहाँ पे द विल बी, ये तो पहले ही क्रॉस कर दो, रॉन्ग हो गया। द स्टाफ मेंबर्स, अब यहाँ भी ठीक है, द स्टाफ मेंबर्स, यहाँ भी स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स। नेक्स्ट है जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ध्यान रखना जब कभी भी एक्टिव में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो पैसिव में जो है वो आपका वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे।
पैसिव में was वर्ब के साथ verb का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में एक्टिव में अगर आपका हैज या हैव लिखा रहता है और हैज हैव के बाद verb की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वही पैसिव में जब जाती है सेंटेंस, तो आपको इस तरह से हैज हैव प्लस आप बीन का यूज करोगे और बीन के बाद verb की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हो। यहाँ पे आप देखने वाले हम कैप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब was या were का यूज होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। आर हमारा पास प्रेजेंट में आ गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी में वर्ड सही लिखा हुआ है। द स्टाफ मेंबर्स वर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैप्ट वेटिंग, बिल्कुल यहाँ पे जो है वर कैप्ट का वर्ड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि आप हमेशा पैसिव में हमेशा जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में यूज होता है। इट मींस कैप्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठी हुई है। बट इस सेंटेंस में देखो वर वेटिंग, ये तो कंटिन्यूअसली फॉर्म में हो गया। कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे हम ले आएंगे? ऊपर V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अगर जिनको भी लग रहा हो कि नहीं मुझे आ रहा है तो आप स्किप करके देखो, बट देखो। मर्सिडीज कार्स डैश मेड इन जर्मनी, मर्सिडीज कार जो है बनाई जाती है कहां पे? जर्मनी में बनाई जाती है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर आर हो जाएगा, क्या नहीं होगा? क्यों? देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आर नहीं होगा। देखो मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे भाव कहाँ है? मेड लिखी गई यहाँ पे वर्ब। मेड भाव की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आर के बाद भाव की कौन सी फॉर्म आती है? भाव की आईएनजी फॉर्म आती है। मे और विल के बाद भाव की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। हैव के बाद भाव की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बचा कौन? यहाँ पे भाव की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। भाव की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर गलती लिख दिया। यहाँ पे भाव की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान देंगे मैंने गलत लिखा है। आर के बाद भाव की आईएनजी फॉर्म, इट मींस फोर्थ फॉर्म। हैव के बाद भाव की थर्ड फॉर्म, और मे और विल क्योंकि मॉडल एक्सुलरी है, इसके बाद आप हमेशा भाव की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, तो मतलब आप मे या विल लगाओगे। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि मर्सिडीज कार जो है वो बनेगी कहाँ? बनेगी जर्मनी में बनेगी ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा मुझे इसमें डाउट आ रहा है, मेक मेड होना चाहिए यहाँ पे, ये इसे आप ना मेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे विल, यहाँ पे सही मॉडल एक्सुलरी विल का यूज करोगे। मे का यूज इसीलिए नहीं करो क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, संभावना बताती है कि मर्सिडीज कार जर्मनी में बन सकती है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं ऐसा कि मर्सिडीज कार जर्मनी में बनेगी, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज माई यंगर सिस्टर सी इज ग्रेट पेंटर। इसको आपको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना, ये सेंटेंस नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? अब देखो आपको मैं यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ। जब भी आपको कॉम्बिनेशन का सेंटेंस आए तो सबसे पहले देखो इस वर्ब को। यहाँ पे वर्ब क्या लिखी गई? इज। यहाँ पे वर्ब क्या लिखी गई है? इज लिखी गई है। तो आप ऐसे सारे सेंटेंस को पहले तो एलिमिनेट करो, हटाओ जिसमें इज नहीं लिखा गया। जैसे यहाँ पे देखो हैज लिखा गया, हटा दो कट करके। दिस इज यहाँ पे है लिखा हुआ, रखेंगे। विल लिखा हुआ, इसे भी एलिमिनेट करो। दिस वाज लिखा हुआ है, इसे भी आप एलिमिनेट कर दो। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज माई यंगर सिस्टर अ ग्रेट पेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, he often dash to the cinema because he loves movie। वह अक्सर, जब भी आप ध्यान रखेंगे मैंने आपको बहुत ये जहाँ पे 170 क्वेश्चंस मैंने करवाया टेंस का, वहां पे मैंने कई बार ये रूल के बारे में डिस्कशन किया है कि कभी भी ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली, सेल्डम ये सारे वर्ड आते हैं तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ बनता है। ही जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब लगेगा और वर्ब को जब आप वर्ब में एस या ईएस लगा देते हो तो वह वर्ब सिंगुलर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे ही के साथ सिंगुलर वर्ब, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ही ऑफन गोज टू सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सर्वेंट डैश नॉट, द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड। सर्वेंट नहीं आया जब उसे बुलाया गया। देखो कम यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे इज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। मस्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। अब देखना यहाँ पे आगे लिखा हुआ है व्हेन, जब, कॉल्ड। कॉल्ड
यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। आप मेरा एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब भी कभी किसी सेंटेंस में कोई भी एक भी पार्ट अगर वह पास्ट का कोई भी वर्ड लेता है, कोई भी पास्ट का अगर एक वर्ब आ जाता है, तो वह सेंटेंस में पूरी तरह से पास्ट का ही वर्ब यूज होगा। यहाँ पे V2 इट मीन सिंपल पास्ट हो रहा है, तो पीछे भी पास्ट की ही जिक्र की जाएगी। यहाँ पे पास्ट का ऑप्शन जो है हमारे पास ये डिड नॉट हो जाएगा, क्योंकि डिड जो है ये हमें पास्ट की ओर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वी डैश टू लव आवर नाइबर्स। हम सभी को अपने नाइबर्स को प्यार करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका टू लगा हुआ है, चाहिए तो आपका जिक्र मन तो कर रहा होगा, शुड को लगा दो, लेकिन आपने पढ़ा है शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये सारे मॉडल एक्सुलरी हैं, इन सभी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन आपने ये भी शायद पढ़ा होगा कि आउट के बाद पहले टू लगता है, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो भाई यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आउट टू का भी यूज सेम, जैसे कि आप शुड का यूज जिस केस में करते हो चाहिए के केस में मॉडल ड्यूटी बताने के लिए, उसी तरह से आप आउट टू का भी यूज करते हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ना कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर। यहाँ पे आपको इसका जो है ये डायरेक्ट स्पीच चूज करना। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच बनाने जाओगे तो वहां पे जो भी भाव रहती है, यहाँ पे जैसे लव्ड लिखी हुई ना, ये लव्ड कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है, V2 में लिखी गई। इट मीन जो इसे आप पीछे वाले जब इसे सेंटेंस में इस डायरेक्ट में लाओगे तो ये V1 में होना चाहिए। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट जब बनाते हो तो वो प्रेजेंट से वो डायरेक्ट पास्ट में जाता है। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज है, मैं आपको और भी यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ पे सेड लिखी हुई ना, तो जहां भी से लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ, उसे आप पहले एलिमिनेट करो। बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी, द गर्ल सेड डाइट। ये है तो चलो वो तो डाइट, वो तो इनडायरेक्ट का है। फिर यहाँ पे आई है लव्ड। लव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V2 है। जब अगर V2 रहती तो इनडायरेक्ट में ये जब जाता तो ये हैड प्लस V3 बन जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं। यहाँ पे लव है, लव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इट कांट बी डिनाइड, इसे वंचित नहीं किया जा सकता। डाइट डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। डाइट हार्ड वर्क, एक मिनट, हार्डली वर्क तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन में एक बार चेक कर लूं। ऑप्शंस हार्डली वर्क, डाइट हार्डली वर्क ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। देखिए हार्डली एडवर्ब होता है, यहाँ पे वर्क नाउन की तरह वर्क कर रहा है, वर्क है, डाइट हार्ड वर्क होना चाहिए। वर्किंग सो हार्ड, वर्किंग सो हार्ड, यहाँ पे सही करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऑप्शन गलत हो रहा है। देखो इट कांट बी डिनाइड, इससे कोई आदमी बच नहीं सकता, ये कहने से नहीं चूक सकता। डाइट की देखो डाइट लगा, डाइट क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद जो है आगे फिर एक सब्जेक्ट चाहिए। आगे देखो यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है ना, विल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल मॉडल एक्सुलरी, मतलब यहाँ पे किसका जगह है, सब्जेक्ट का जगह है। और सब्जेक्ट कौन बनता है, एक नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। इट मींस वर्क यहाँ पे क्या होगा, वर्क जो है यहाँ पे नाउन की तरह एज ए वर्क कर रहा है। अब हार्डली, आप याद रखोगे ज्यादातर जितनी भी 95% वर्ड जिसमें लास्ट में एलवाइस से एंड होता है वो आपका एडवर्ब होता है। मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं 95% बता रहा हूं कि जितने भी एलवाइस से एंड होंगे वह सारे वर्ड जो होंगे एडवर्ब की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पे हार्ड भी जो है एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, हार्डली। तो हार्डली को मुझे हार्ड करना होगा, डेट हार्ड, हार्ड अगर मैं कर देता हूं एलवाई को रिमूव करके, तो हार्ड जो यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाए, क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डेट हार्ड वर्क विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। नंबर 10, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम। इसका जो है आपको क्या चूज करना है, इस सेंटेंस में भी जो है आपको इसका चूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। अब देखो ही सेड, ही रिमार्क्ड दैट। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होगे, ही रिमार्क दैट, एक मिनट, इट इज ये देखो इट होगा यहाँ पे, इट, ही रिमार्क दैट इट हाउ क्रूअल ऑफ हिम, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसके लिए जब हम यूज करेंगे दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी या सी दोनों, क्योंकि ऑप्शन सेम सेम है, ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम राइट हो जाएगा। आई नीड डैश अ स्टाम्प ऑन दिस लेटर, मुझे इस लेटर पे एक स्टाम्प की आवश्यकता। अब देखो नीड के बारे में आपको बताता हूँ, नीड एक मॉडल एक्सुलरी भी होती है, इसके बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। लेकिन नीड कब मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज होती है? जब नीड के साथ आप नॉट का यूज करते हो तो इसके बाद डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तब ये नीड किसकी तरह वर्क कर रहा है? नीड तो है जो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब, इट मींस मॉडल्स की तरह वर्क कर रहा है। बट नीड जब मेन वर्ब की तरह वर्क करता है तो नीड के बाद जो है आप हमेशा अगर दूसरा वर्ब लाना चाहते हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हो। अब देखो यहाँ पे मुझे आवश्यकता है, नीड क्या आवश्यकता है? टू पुट अ स्टाम्प ऑन दिस लेटर। I am not used dash get up so early। I am not used, देखो used के बाद क्या लगता है? used के बाद आपको लगाना पड़ेगा used to। क्यों? used to का यूज तब करते हो जो काम आप पहले किया करते थे बट आप उसे छोड़ चुके हो। तो आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो ऐसे कंबाइन करके बनाया जाता है सेंटेंस को। तो आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप सो अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दे कंटिन्यूड द मीटिंग। देखो कंटिन्यूड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। द मीटिंग डैश 11 PM, तो वो कंटिन्यू करते रहे मीटिंग कब तक? 11 PM तक। तो एट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा टिल 11 PM तक। वी एम, हमें एम करते, देखो जैसे मुझे एम दिखा ना तो मुझे डायरेक्ट प्रीपोजिशन याद रखना है। एम के साथ हमेशा एट का यूज करते हैं। वी एम एट इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी करके इसमें 10,000 मेंबर्स को ऐड करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो अब यहाँ पे जो है फॉर्म्ड कमिटी ऑफ 5 men, यहाँ पे नहीं होगा। अ 5 man कमिटी वॉज फॉर्म। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अ 5 man कमिटी डैश फॉर्म्ड, यहाँ पे वॉज फॉर्म्ड लिखा गया। फॉर्म्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई क्योंकि सेंटेंस पैसिव में चल रहा है। बस यहाँ पे जो आपका जो लोचा चल रहा है वॉज और वर्ब में चल रहा है। क्यों? आप सोच रहे क्या 5 man कमिटी, अब 5 आदमी की कमिटी है, ये तो प्लूरल होना चाहिए बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 5 आदमी की नहीं बात करो, आप किसकी बात करो? एक कमिटी की बात करो। कमिटी बनाया गया, तो कमिटी कैसी? कितनी? एक कमिटी। तो एक कमिटी बनाई गई तो वो कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन, इसीलिए वर्ब कैसा लगेगा? उसको भी सिंगुलर लगेगा, इसीलिए वाज फॉर्म्ड होगा। अब देखो यहाँ पे अ कमिटी ऑफ 5 men, सर डी क्यों रॉन्ग कर रहे हो आप? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बताया होगा आपको आई थिंक इससे पिछले तीसरे वीडियो में, वहां पे मैंने आपको बताया है जिसमें मैंने 101 नंबर क्वेश्चन से करवाया है। वहां पे अ कमिटी ऑफ 5 men डैश फॉर्म। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, इस जगह पे वर्ड को भी हटा दो ना तो ये भी सेंटेंस वॉज अगर लगा दो तो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस में दो नाउन प्रीपोजिशन अगर ऑफ से जुड़ते हैं तो भाव हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएंगे? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे। क्यों? क्योंकि आप किसकी बात करो? एक कमिटी बनाई, कितने आदमी की? 5 आदमी की कमिटी बनाई गई। तो अब 5 आदमी की कमिटी बनाई गई ना, तो आप किसकी बात करो? कमिटी बनने की, ना कि 5 आदमी की। इसीलिए आप हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। नंबर 16, वी मस्ट वेट डैश ही कम्स बैक। हम सबको वेट करना चाहिए कब तक? जब तक वो वापस आ जाए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही कम्स बैक। कम्स जो है यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इट मीन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। ही सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज किया है सिंपल प्रेजेंट में। वी मस्ट वेट अंटिल, यहां पे आप क्या लिखोगे? अंटिल। अंटिल का मतलब होता है तब तक, हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए जब तक वो आ नहीं जाता है। आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर के पहले, यहाँ पे कोई सेंस नहीं देगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 100 रुपीज, बिल्कुल वही वाला आपका है, वॉज वर्ड वाला। देखो 100 रुपीज हैड पेड टू हिम, उसे पेड करना पड़ता था, ऐसा कुछ सेंटेंस ही नहीं सेंस दे रहा है, छटा दो इसे। तो 100 रुपीज, देखो पेड टू हिम वर 100 रुपीज, ये तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इसे सब्जेक्ट, जब तक सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेंटेंस को कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा या तो वॉज होगा ना तो वर्ड होगा। अब बहुतों के मन में ये डाउट होगा, सर 100 रुपीज वॉज लगाऊं कि वर्ड लगाऊं? अब ये आप मत सोचना कि 100 रुपए एक से तो ज्यादा होते, हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ऐसा मत सोचो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये आप एक यूनिट की बात कर रहे हो। यूनिट कहने का मतलब आप 100 रुपए का एक जो है ना, जैसे 100 रुपए कितना, एक नोट की बात करो, तो एक नोट अगर जो आ रहा है तो एक यूनिट है। जैसे आप बोलते हो 10 किलोमीटर, ये लंबी दूरी नहीं है, तो 10 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस की आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब बहुत आप समय से सोचोगे सर 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें आर लगाना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिट की बात करो कि 10 किलोमीटर का जो बंडल है, 10 किलोमीटर जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, इसीलिए यहां पे आपका इज राइट होगा, ना कि आर। तो आपको याद रखना, जब यूनिट में कोई चीज को आप यूज करते हो उस जगह पे इज का यूज करते हो, इट मीन सिंगुलर का यूज करते हो। सो भाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 100 रुपीज
was paid to him 18 नंबर क्वेश्चन, I promised dash it by Friday, मैंने प्रॉमिस किया क्या करने का। अब देखो promised, यहाँ पे I क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। promised क्या है, promised verb की सेकेंड फॉर्म, इट मीन सेंटेंस में ऑलरेडी verb बैठ चुका है। अब यहाँ पे जो आगे जो दोबारा आप कोई verb लिखना चाहते हो उसे इंफिनिटिव, इट मीन टू प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे। मैंने वादा किया कि मैं इसे फ्राइडे तक कंप्लीट कर दूंगा, तो दूसरा जब सेंटेंस में verb आना चाहता है तो उसे इंफिनिटिव में लेके आ जाओ। तो आई प्रॉमिस टू डू इट बाय फ्राइडे। नंबर 19, सी मेड द चाइल्ड, हमेशा ध्यान रखना मेड एक ऐसा, इसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। आप इसे ज्यादा मत समझो, मैं बस इतना बता रहा हूं। कॉजेटिव वर्ब मतलब होता है कि मेड गेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जब सेंटेंस में एक वर्ब ऑलरेडी बैठ चुका, मेड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, तो सी मेड द चाइल्ड, उसने बच्चों को क्या किया, हंसाया। तो उसके बाद आप टू लाफ मत लिखो, आप सी मेड द चाइल्ड के बाद जो है यहाँ पे यूज करोगे ऑप्शन नंबर ए, सी मेड द चाइल्ड लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको सही सेंटेंस को चूज करना है। ही वॉज एंग्री एट मी या ही वॉज एंग्री ओवर मी, विथ मी, अपॉन मी। मैं आपको बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट सुन लो। जब भी यहाँ पे वैसे ऑप्शन नंबर आपका राइट सी होगा, एंग्री के साथ आप दो ही प्रीपोजिशन का यूज करते हो, एंग्री विथ या तो एंग्री टू। मैं आपको बता दूं एंग्री टू और एंग्री विथ में क्या ये डिफरेंस है। एंग्री टू जब आप तब यूज करते हो जब आप किसी के जस्ट लाइक कि किसी के आप व्यवहार से गुस्से हो, जैसे कि कोई किसी ने ऐसा व्यवहार कर दिया जो उसके ऐसा बिहेवियर है जिससे आप उस पर गुस्से हो, तो आई एम एंग्री टू योर बिहेवियर। और जैसे आप किसी पर्सनल एक व्यक्ति से गुस्से हो तो आई एम एंग्री विथ यू का यूज करते हो। यहाँ पे टू वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ही इज वेरी बिजी डैश फॉर द जर्नी, वह बहुत बिजी है किस चीज के लिए। देखो यहाँ पे इज लिखा हुआ है ना, इज लिखा, इज के बाद अगर कोई वर्ब आना चाहता तो वह वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे तो कोई नहीं आई है, तो यहाँ पे हमें कौन सा दूसरा वर्ब यूज करना होगा, इंफिनिटिव। ही इज वेरी बिजी टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी, वह बहुत बिजी है किस चीज के लिए, वह अपनी जर्नी के लिए तैयारी करने में। जैनी डैश टायर्ड, जैनी थका हुआ है, जैनी क्या लड़का है कि लड़की पता नहीं, जो भी हो हमें उसमें कंसिडर नहीं करना। जेनी बी टायर्ड नहीं, जेनी इज टायर्ड। जेनी हैज टायर्ड का मतलब क्या हो, जेनी के पास थकावट है, ऐसा तो नहीं है, जेनी थकी हुई है। द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे थोड़ी सी एरर है एक्चुअली क्वेश्चंस, हाँ। द कस्टम ऑफ वाइफ्स, जिस वैसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी वाइफ होती है, ऐसे दुर्भाग्य जिनके, और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे पॉलीगेमी। ओके, देखो बाई का मतलब होता है दो, मोनो का भी मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ऐसे मोनो का मतलब मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है, आई थिंक एक ही होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पॉलीगेमी। पॉली का यूज होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना मैथ में, पॉलीमर, सॉरी पॉलीगन, पॉलीमर नहीं पॉलीगन होता है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉलीमर, जो पॉलीथीन जो बनता है वो पॉलीमर से बनता है, बहुत सारे उसमें ये एथीन्स वगैरह यूज होते हैं। इट इज टू लेट डैश आउट फॉर डिनर, यह काफी ज्यादा लेट हो चुकी है क्या करने के लिए, डिनर पे जाने के लिए। तो इट इज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में देखो ऑलरेडी एक भाव बैठा हुआ, ये ITS ऐसे जो लिखा हुआ इसका मतलब होता है इट इज या इट वॉज, ठीक है। तो इट इज टू लेट या इट वॉज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको सही स्पेल्ड ढूंढना है। आई इरिलीवेंट, एक्चुअली मुझे अब इसमें दिख नहीं रहा, इरिलीवेंट, IRR, VENT नहीं, यहाँ पे VENT ये वाला नहीं होगा, ये इवेंट ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे आपका इवेंट ये वाला राइट होगा। इरिवेलेंट का मतलब होता है ना, जैसे कोई चीज की बात करो जो बिल्कुल जिस समय मतलब कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप उस समय में कोई आके बताने लगो किसी क्या सर उधर उसके घर में आज ऐसे ऐसे हो रहा है, आज मेरे यहाँ ये बना, तो मतलब इरिलेवेंट मतलब कोई भी बिल्कुल असंगत जो तर्कपूर्ण बातें ना हो। यहाँ पे इरिलेवेंट का थोड़ा सा स्पेलिंग ये बहुत गौर से देखना पड़ता है। आई मेड डैश फॉर द बर्थडे, मैंने बर्थडे के लिए डैश बनाया, क्या बनाया, आई मेड डैश, आई मेड अ केक टू माई डॉटर, मैंने क्या बनाया, एक केक बनाया, किसके लिए, टू माई डॉटर, अपनी बेटी के लिए, फॉर द बर्थडे, उसके जन्मदिन पे, बर्थडे पे।
आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, जब भी किसी सेंटेंस में ईच एवरी लग जाता है तो वह सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। इट मीन्स वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये आपका हैबिट बताता है। जब भी कभी किसी सेंटेंस में जो हैबिचुअल एक्शन बताए, जो आपकी आदत को बताता है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लेगा। आई जो कि प्लूरल वर्ब लेता है, इसीलिए आई प्ले। आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, मैं सोचता हूं कि मुझे एक नई कैलकुलेटर की आवश्यकता है, तो आई थिंक आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फॉरेन का फिर स्पेलिंग FOREIGN, फॉरेन विदेशी जानती होगी। डैश नथिंग कुड बी सेव्ड, नथिंग कुड बी सेव्ड। अब देखो यहाँ पे जो है सर्टेनली, देखो होपफुली, नथिंग कुड बी सेव्ड, नथिंग कुड बी असेव्ड तो नहीं होगा, ये हटा देना यहाँ से। नथिंग कुड बी सेव्ड मतलब कुछ भी नहीं सेव किया गया, बचाया नहीं गया। तो क्या होगा? दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं बचाया जा सका। दुर्भाग्य से ना मतलब भाग्य से। फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? भाग्य से। होपफुली का मतलब होता है आशा पूर्वक। और सर्टेनली का मतलब क्या होता है? निश्चितता, कुछ भी नहीं बचाया जा सका, ऐसा नहीं। हम क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं बच पाया, तो वही चीज है, दुर्भाग्य से कुछ नहीं बच पाया। ये आपका मतलब एक तरह से ये सेंस ऑफ आपका सेंस चेक किया जा रहा है कि आप सही लगा पा रहे हो कि नहीं। व्हाट डैश यू बीन डूइंग, अभी सेंटेंस में देखो डूइंग लगा हुआ है, डूइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई, उस आईएनजी फॉर्म के पहले यहाँ पे बीन लगा हुआ है। और आपने पढ़ा होगा हैज या हैव प्लस बीन का फॉर्मेट, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी। ये कौन से सेंटेंस में यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे व्हाट यू कैसा सब्जेक्ट है? यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इट मींस इसे कैसा भाव चाहिए? प्लूरल भाव चाहिए। प्लूरल भाव कौन सा है? हैव, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डैश द गर्ल देयर इज ए पीपल ट्री, उस लड़की के पीछे, देखो एट द गर्ल, लड़की पर, लड़की पर कैसे होगा? लड़की पर कैसे जाएगा? ऑफ द गर्ल का नहीं, अक्रॉस, लड़की के पार नहीं, बिहाइंड द गर्ल, लड़की के पीछे, यहाँ पे बिहाइंड द गर्ल हो जाएगा। देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर द ट्री, कोई भी नहीं उपस्थित है, किसके? पेड़ के नीचे। अ ट्री, अब अ ट्री का मतलब, अ का मतलब कोई पेड़ के पीछे, कोई पेड़ के नीचे कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोई आप किसी खास पेड़ की बात करो, और खास के लिए आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हो। पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया, जब आप बहुत सारे की बात करते हो तो उसमें आप यूज करते हो पॉली की। पॉली मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पॉलीग्लॉट, वह व्यक्ति जो बहुत तरह की भाषाओं को जानता हो। अ लार्ज स्लीपिंग रूम्स विथ मेनी बेड्स इज कॉल्ड डॉर्मेट्री, जो ऐसा रूम जहां पे बहुत सारा बेड वगैरह लगा रहता है उसे हम डॉर्मेट्री कहते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी लिव्स डैश एन अपार्टमेंट, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट होगा। एट एन अपार्टमेंट का मतलब वो अपार्टमेंट पर रहता है, मतलब अपार्टमेंट के सबसे जाके छत के ऊपर रहता है। वो छत के ऊपर तो कोई नहीं रहेगा, वो अपार्टमेंट के अंदर जाके रहेगा, इसीलिए इन एन अपार्टमेंट आपका राइट होगा। नंबर 37, आई सॉ डैश अ बुल कमिंग टूवर्ड्स मी, मैंने देखा, क्या देखा? एक बुल को मेरे इधर आते हुए। अब बताओ आपका बुल से कोई क्या जान पहचान है क्या? नहीं, कोई खास नहीं है। बुल के पीछे साउंड तो वॉवेल नहीं देता, एन नहीं लगा होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए। जब आप किसी चीज को नहीं पहचानते, कोई अजनबी है, तो आप उसके लिए आर्टिकल ए। सी इज इन सर्च ऑफ, वह तलाश में, किसके तलाश में? एक जॉब की तलाश में, तो अ जॉब बोलते हैं, कोई भी जॉब मिल जाए। डैट ही इज ऑनेस्ट, चूंकि वह एक ईमानदार है। डैश बियॉन्ड डाउट, डैट ही इज ऑनेस्ट बियॉन्ड डाउट, डैट ही इज ऑनेस्ट बियॉन्ड डाउट, ये क्वेश्चंस देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 39, दैट ही इज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड डाउट। यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ पे जो है ना, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, वैसे तो सेंटेंस कंप्लीट है जहां तक देखा जाए ना। इस सेंटेंस में वर्ब की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर वर्ब अगर आ रहा है, ये मॉडल सेट का क्वेश्चंस है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस में दे रखे हैं ये लोग, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इज लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक वर्ब पहले से बैठा हुआ है, तो दूसरी वर्ब जो भी आएगी वो भी प्रेजेंट की वर्ब होगी। वॉज तो नहीं होगा, वर्ड भी नहीं होगा। आर क्यों नहीं होगा? बियॉन्ड डाउट, डाउट मतलब है, डाउट कैसा नाउन होता है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे आप इस का यूज कर सकते हो। अगर ये है नन ऑफ दीज अगर रहता तो मैं नन ऑफ दीज का यूज करता, बट वो तो है नहीं। यू माइट एज वेल लिव दिस, ये प्लेस, ये क्या 40 नंबर में क्या कह रहा है?
यू माइट एज वेल लिव दिस प्लेस होगा यहाँ पे, तो पहले तो ये सही करेंगे। यू माइट, तो आप जा सकते हो, एज वेल लिव दिस प्लेस, ये क्या है, ये एक तरह का क्या दे रहा है आपको, परमिशन दे रहा है। आप अक्सर बोलते हो ना मे आई कम इन, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता, इसी वजह से इसे हम कहेंगे परमिशन के लिए यूज हो रहा है। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसको सेंटेंस का, इस सेंटेंस का पैसिव चूज करना है। माई फ्रेंड, आप देखो यहाँ पे हैव लिखा गया है ना, हैव लिखा जा चुका है, मतलब हैज हैव प्लस बीन। आप देख लो, जब जिस सेंटेंस में आपको दिखे ना, मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहीं पे बताया, जब आपका कभी किसी सेंटेंस में एक्टिव में अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो आप पैसिव में ढूंढो किस सेंटेंस में जो है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, वही आपका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे हैड लिखा गया, रॉन्ग करो। हैज बीन लिखा गया, राइट करो। बिन लिखा गया, रॉन्ग करो। वॉज लिखा गया, रॉन्ग करो। ऑप्शन नंबर बी को राइट करो और आगे जाओ। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज फूली, उसे दंडित किया गया, किस चीज के लिए दंडित किया गया, उसकी मूर्खता की वजह से। अब इस सेंटेंस में भी आपको पैसिव चूज करना है, तो इसे देखो यहाँ पे उसे दंडित किया गया, तो अब कौन दंडित किया, आपको जब भी आपने अक्सर बनाते होंगे एक्टिव से पैसिव, तो आप क्या देखते होगे ना कि अब बाय ये बाय अस वगैरह को आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो, बाय अस, बाय देम, बाय टीच, सॉरी बाय पुलिस, बाय पीपल, बाय डॉक्टर, ये सब उसी तरह का है। तो मतलब इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है। इट मींस अब देखो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, वॉज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वॉज पनिश्ड। इट मींस ये सेंटेंस में आपको जो एक्टिव जब बनेगा वो डायरेक्टली V2 यूज होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर पैसिव में वॉज या वर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो आप जब इसे एक्टिव में लेके आओगे तो डायरेक्टली V2 यूज होगा। अब देखो V2 यहां भी यूज हो रहा है, ही पनिश्ड, और यहां भी बी पनिश्ड, यहां भी यूज हो रहा है। हैड पनिश्ड हटा दो, बी पनिश्ड यहां भी हो रहा है, तीन में डाउट है। बी पनिश्ड किसको, हिज फॉली नहीं, हिज फॉली नहीं, पहले हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने पनिश्ड किया किसको, उसे किया ना, तो वी पनिश्ड हिम, हमने उसको किया, यहां पे भी क्या होगा, हिम। हिज फॉली, अब देखो बी पनिश्ड हिम किसके लिए, उसके फॉली के लिए, उसकी मूर्खता के लिए, तो यहाँ पे फॉर हिज फॉली हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब जब एक एक क्वेश्चंस को गौर से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एरर जरूर मिलेगा। He always blames other dash his own faults, वो हमेशा क्या करता है, ब्लेम करता है, आरोप लगाता है दूसरों पर, किस चीज के लिए, अपनी गलती के लिए, वो हमेशा दूसरों पे आरोप लगाता है। He always blames others, देखो यहाँ पे नन हिज, सॉरी नन तो होगा नहीं, अबाउट हिज फॉल्ट्स, बिलो हिज फॉल्ट, बिलो हिज ऑन फॉल्ट्स, अपने फॉल्ट के नीचे तो नहीं, फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फोर। फोर का हिंदी क्या होता है, के लिए, वैसे फोर का यूज होता है रीजन बताने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 43 44 सेम सेम यूज हो रहा है, मेरे को चेक कर लूं 44 क्वेश्चन क्या है। 43 सेम क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। 43 44 में देखेंगे, मैं आपको 43 राइट करता हूँ क्वेश्चन। ही ऑलवेज, यहाँ पे डैश हिज फैमिली, यहाँ पे जो है ना ही ऑलवेज, यहाँ से कट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चंस मैं नहीं वेस्ट जाने दूंगा। ही ऑलवेज बोस्ट्स डैश हिज फैमिली, यहाँ पे आप इसे राइट कर लेना। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ही ऑलवेज, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ही ऑलवेज बोस्ट डैश हिज फैमिली। एक मिनट फैमिली हट जा, अरे यार हटना। ही ऑलवेज बोस्ट डैश हिज फैमिली। अब इस सेंटेंस में आप देखना थोड़ा ध्यान से, क्या कहना है, बोस्ट, बोस्ट के साथ अब जब भी होता है ना यहाँ पे, वैसे तो ऑप्शंस यहाँ पे बोस्ट, सबसे पहले तो ये बोस्ट वर्ड का मतलब समझो। बोस्ट वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में, जो चीज है नहीं बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो आप, ऐसा वो नानू काका पढ़े हो ना, बिल्कुल वही, जो चीज है नहीं फेंकना जिसे कहते हो, वही चीज है बोस्ट का मतलब होता है। तो हमेशा बोस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, बोस्ट के साथ जब आप कोई चीज को फेंकने की बात हो, ही ऑलवेज बोस्ट डैश हिज फैमिली, वो हमेशा अपने परिवार के बारे में ऊंची ऊंची बातें करता है। तो जब बोस्ट होता है ना, तो बोस्ट के साथ आप हमेशा यूज करोगे अबाउट, बोस्ट अबाउट हिज फैमिली। अगर बोस्ट अबाउट नहीं रहता तो बोस्ट के साथ आप दूसरा जो प्रीपोजिशन यूज करोगे वो करते हो ऑफ, बट यहाँ पे ना अबाउट है ना ऑफ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नन। देखो ऑप्शन राइट था बट क्वेश्चन रॉन्ग था। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई वेंट यस्टरडे टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, मुझे तो पहला वाला सही लग रहा है, मैं क्यों दूसरे वाले के पास जाऊं।
देखो यहाँ पे यस्टरडे से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट है इन यस्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक है सब सेंटेंस में, टू कलेक्ट द पासबुक यस्टरडे आई वेंट टू द बैंक, यहाँ पे भी सब्जेक्ट गायब है। आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे, आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक, यहाँ पे आई वेंट यस्टरडे, यहाँ पे पहला वाला ही रॉन्ग है, आई वेंट यस्टरडे नहीं होगा, आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज तब करते हो जब यहाँ पे सेंटेंस में आगे कोई एडवर्बियल टाइम दिया जाए, फ्यूचर पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा हो। नेक्स्ट नंबर 46 है वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस शब्द का जो है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, आपको ऐसे 2-3 सेंटेंस वर्ड्स जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वॉल्यूमिनस का मतलब समझ लो। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बहुत ही तगड़ा, जो बहुत भारी भरकम जिसे कह सकते हो वही होता है। और बल्कि यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बनेगा बल्कि, इट मीन्स ये भी मतलब होता है बहुत भारी भरकम मोटा तगड़ा वाला आदमी। नेक्स्ट 48 जॉनसन हैड इन हिज पोजीशंस। जॉनसन के पास क्या क्या था? जॉनसन कौन सा लेसन? द अर्थ। उसके पास क्या क्या रहता है? देखो प्लॉ रहता है, एक उसे हल रहता है, एक काट की गाड़ी, टूल्स एक कुछ उसके खेतों में काम करने वाले उनके पास औजार, बॉनी ब्राउन मेयर एक भूरी कलर की नाटी सी एक घोड़ी, और एक उनका इंसेंशन भी रहता है, वो उनके पास रहता है बट उनका पोजीशन नहीं है, इंसेंशन जिसका नाम रहता है बेंजीन। ऑब्वियस इसका आपका क्या ढूंढना है, आपको इसका भी बताता हूँ। ऑब्वियस का क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स नहीं। ऑब्वियस का आपको 48 में 48 क्वेश्चन नंबर 48 नहीं, 48 है नहीं, 49। चलो मैं बताता हूँ। ऑब्वियस का जो है आपको ढूंढना है, ऑब्वियस का यहाँ पे आपको एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है ना। ऑब्वियस का हिंदी होता है अस्पष्ट। आप अक्सर ये बोलचाल में बोलते हो ना, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली इट मीन्स अस्पष्ट। तो इसका जो आपका जो एंटोनिम्स ढूंढना है वो हो जाएगा ऑब्वियस का ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब जो चीजें क्लियर ना हो, ये आपका राइट आंसर होगा। इट मीन्स अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक, यहाँ पे आपको ढूंढना था उल्टा शब्द। अपलाइडेड, अपलाइडेड का आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा प्रेज। डिसीट, डिसीट का जो है आपको यहाँ पे इसका भी क्या ढूंढना हो सकता है, डिसीट का हाँ, इसका भी आपको एंटोनिम्स ढूंढना है, पर्याय सॉरी विपरीतार्थक ढूंढना है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसका ढूंढोगे। डिसीट का मतलब होता है वैसे तो धोखेबाज, लोग जो धोखेबाज होते हैं उन्हें कहते हैं डिसीट, ठीक है ना। छल कपट जिसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं डिसीट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिसीट का हो जाएगा सिंप्लिसिटी, जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं उसे कहते हैं सिंप्लिसिटी। आप बिल्कुल हाँ सिंप्लिसिटी कहेंगे। 1 मिनट का इस देखने तो मुझे लग रहा है लैपटॉप डाउन हो गई गाइस, 2 मिनट वेट करेंगे। लैपटॉप डाउन हो गया। ओके गाइस, ये डिसीट वर्ड देख रहे थे हम लोग। डिसीट, डिसीट मतलब मैंने आपको बताया जो भी आपका धोखेबाज जो होते हैं इसके लिए यूज किया जाता है डिसीट वर्ड। आपको यहाँ पे जो यूज करना है इसका एंटोनिम्स चूज करना था, विपरीतार्थक। ऑनेस्टी का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे सिंप्लिसिटी नहीं होगा, मैंने जल्दी जल्दी में क्या बोल गया। ऑनेस्टी इट मीन्स ईमानदारी, यहाँ पे आपका यही राइट होगा, क्योंकि छल कपट जो करते हैं उसके लिए राइट उल्टा क्या होता है, ईमानदारी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब समझते हो बहुत ज्यादा जो सिंसियर रहते हैं। जेंटलिटी नम्रता, सिंप्लिसिटी बहुत साधारणता, यहाँ पे सिंप्लिसिटी का कोई लेना देना है नहीं।
इसीलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ से आपका पूरा बुक का क्वेश्चन है, बहुत गौर से देखना। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं 2-3 क्वेश्चन का जरूर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। द एज ऑफ एंजाइटी के राइटर कौन है? जो द एज ऑफ एंजाइटी, ये वही राइटर हैं जो कि आपके और टू और सॉरी नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं। ये क्या हो रहा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की जो राइटर है वही है आपके द एज ऑफ एंजाइटी। इट मींस डब्ल्यू एच ऑर्डेन जो है यहाँ पे इसके राइटर बनेंगे, डब्ल्यू एच ऑर्डेन। डब्ल्यू एच ऑर्डिन जो है ये आपके द एज ऑफ एंजाइटी के राइटर बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ और इनके बारे में बता दूं। डब्ल्यू एच ऑर्डिन थोड़ा इसीलिए ज्यादा इनके बारे में आप जान लो क्योंकि इन्हें जो है एक वैसे प्राइज से सम्मानित किया गया था जो 1948 में, जो आपके बुक में किन्हीं को भी नहीं दिया गया था, जिनका नाम बनता है पुलित्जर प्राइज। ठीक है ना, डब्ल्यू एच ऑर्डिन को पुलित्जर प्राइज से 1948 में इन्हें सम्मानित किया गया था। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का बुक का नाम याद रखेंगे, द एज ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 साल का था, हिज फादर हैंडेड हिम, उसके पापा ने उन्हें सौंपा। क्या सौंपा था? जब बेंजी 21 साल का था उसके पापा ने उसे क्या सौंपा था? तो उन्हें उसे जाकर एक सौंपा था पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इंडियंस आर बाय नेचर, भारतीय जो होते हैं उनका स्वभाव होता है कैसा? रिलीजियस होते हैं, वह स्वभाव से बहुत ज्यादा धार्मिक विचारधारा के होते हैं। कॉलोनाइजेशन हैज मेड द इंडियन, कॉलोनाइजेशन इट मींस उपनिवेशन जो है थी वह भारत को क्या बना दी थी? कॉलोनाइजेशन जो है वह भारत को, देखने तो ये क्या प्रॉब्लम कर रही है क्रिएट। और ये क्या हो रहा है? चलो जाने तो देख लेता हूं मैं बाद में। नेक्स्ट 54। कॉलोनाइजेशन हैज मेड द इंडियन, कॉलोनाइजेशन ने क्या किया, उपनिवेशन ने क्या कर दिया भारत को? ये जो है इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब होता है हाथोत्साह कर देना, किसी चीज को बहुत उबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जो सिविलाइजेशन है भारत की, ये दुनिया की जो सिविलाइजेशन सॉरी भारत की जो सिविलाइजेशन है, इसे नहीं बीटन इन द वर्ल्ड, बीटन मतलब पीटना नहीं, मतलब इसको कोई पीछा नहीं कर सकता। ये लाइन कहाँ की? ये लाइन आपकी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब मैं लिखता नहीं हूँ, आपको मैं बोल के बता रहा हूँ क्योंकि देख रहे हो अब कुछ ऐसा आ रहा प्रॉब्लम आ रहा है। अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मनी ग्रीक, द अर्थ एच बीट्स। नेक्स्ट 56। डोरोथी एल सायर इज डैश, डोरोथी एल सायर जो थी ये क्या थी? सबसे पहले आप जानो डोरोथी एल्सायर कौन सी लेशन की ये जो है पोएटिस बनती है। ये जो डोरोथी एल्सायर जो है ये आपकी हाउ फ्री इज द प्रेस की एक जो है आपकी ये राइटर बनती है। जो डोरोथी एल्सायर बहुत आपको इनके बारे में ये ज्यादा जानकारी रखना चाहिए क्योंकि इनके बारे में जो है डोरोथी एल्सायर ये फर्स्ट वैसी वीमेन थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। अब ये थी क्या क्या, ये बहुत कुछ थी। अब जैसे कि यहाँ पे तो ये एक एसिस्ट भी थी, मतलब वो एक निबंधकार भी थे, साथ ही साथ में वह जो है एक क्या कहते हैं ये नॉवेलिस्ट नहीं, इनके लिए मैं क्या था एक वर्ड बहुत अच्छा सा था, नॉवेलिस्ट तो नहीं थी ये बिल्कुल, ये प्ले राइटर थे, मतलब नाटककार कहूं मैं उन्हें। प्ले राइटर, ठीक है, और फिर ये एसेस्ट तो थे ही थे, पोएट भी थे और राइटर तो थे ही थे। यहाँ पे आपके पास कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं? यहाँ पे आपके पास एसिस्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, अ मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया? ये इसका राइट आंसर बनेगा
राइटर जैकब के द्वारा। नेक्स्ट 58 द अर्थ इज डैश, अर्थ जो है क्या है, अर्थ जो है आपका स्टोरी है, इसके राइटर एच.ई. बेट्स बनते हैं। नेक्स्ट 59 चुबुकोव इज अ, चुबुकोव ये किस लेसन के हैं, ये आपके मैरिज प्रपोजल के हैं। चुबुकोव क्या रहते हैं, चुबुकोव जो है एक लैंड ऑनर रहते हैं और ये बाप रहते हैं, किसकी बाप रहते हैं, नतालिया की बाप रहते हैं, याद रखेंगे, जिसकी शादी करवाते हैं लोमोव से। बेंजीज पेरेंट्स आर नॉन एज द, बेंजी के पेरेंट्स कौन थे, बेंजीज पेरेंट्स, तो बेंजी मंदबुद्धि बच्चा का पेरेंट्स कौन थे, जॉनसन्स थे, जो खुद बहुत बड़े एक मंदबुद्धि थे। नेक्स्ट 61 पर्ल एसबर्ग वाज, अब यहां से देखो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नहीं दिखेगा, मैं आपको ऑप्शंस में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस खुद बताऊंगा यहां से क्या होने वाला। पर्ल एसबर्ग वाज डैश, पर्ल एसबर्ग क्या थी, अब देखो यहाँ पे ये मतलब में इनके देश के बारे में पूछा जा रहा था, तो पर्ल एसबर्ग जो थी बाय बर्थ, अगर उनके जन्म के बारे में पूछा जाए तो बाय बर्थ वो एक अमेरिकन थी, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मगर इनका जो रियर्ड हुआ था, पालन पोषण जो हुआ था पर्ल एसबर्ग का, रियर्ड इन, ये कहाँ पे पालन पोषण हुआ था, चाइना में। पढ़ी कौन सी यूनिवर्सिटी में थी वो भी ध्यान रखेंगे, ये चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, ठीक है। ये जो है जब चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ी, इन्हें जो है ज्यादातर इन्हें लिखना जो पसंद था वह लिखना पसंद था ट्रैवलॉग, या ट्रैवलॉग जिसे कहते हैं, या तो मेमोयर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी जो ज्यादातर संरचनाएं जो है वो इस तरह की थी, ट्रैवलॉग या मेमोयर। इसके अलावा इनके बारे में एक और मैं बात बता दूं आपको, जब ये इंडिया से रिटर्न आए थे तो इनकी एक बुक थी जो इन्होंने लिखा था, जिसका नाम बनता है कम माय बिलॉव्ड। जब ये इंडिया से रिटर्न आए थे उसके बाद इन्होंने बुक लिखा था। और जब ये जो पर्ल एसबर्ग की जो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये जो लेसन जो लिया गया वो लेसन लिया गया आपका माय सेवरल वर्ड से, माय सेवरल वर्ड्स। देखो मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे बार बार ये ओमिक्रोन आके बैठा हुआ है। द वेस्टलैंड इज अ पोयम बाय, ये वेस्टलैंड जो है ये पोयम किनके द्वारा लिखी गई है, वेस्टलैंड पोयम के साथ साथ अब तीन और पोयम का नाम, सॉरी ये वेस्टलैंड के साथ तीन और बुक का नाम याद रखे, फोर क्वार्टेट्स, और एक और जो थी फोर क्वार्टेट्स के अलावा एस वेडनेसडे, और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आई होप आपको नाम याद आ गया होगा। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर टी.एस. एलियट, यही राइटर हैं इन तीनों बुक के, आपके एग्जाम में आ सकता है, अब ध्यान रखेंगे। टी.एस. एलियट, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टेट्स, एस वेडनेसडे। नेक्स्ट नंबर 63 माई लाइफ्स ब्लड बोथ डीके इज फ्रॉम, मेरी जीवन की जो खून है और जो मेरा जीवन का जो तात्पर्य है ये दोनों बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने मुझे जाने से रोका तो। ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की है, जॉन डर्न की लाइन है। जब ये जा रहे होते हैं तो अपनी वाइफ एनी मोर को ये लाइन कहते हैं कि तुम अगर ऐसे रोकी तो मेरा जाने का जो है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। एंडीमियन एंड हाइप्रियन, ये लेमिया एंड हाइप्रियन था, बट ये कहां से क्वेश्चन आया था उसमें मैंने लगा दिया है लेमिया एंड हाइप्रियन। ये जो क्वेश्चन जो है आपका, ये कौन से मतलब इनके राइटर कौन बनते हैं, तो लेमिया एंड हाइप्रियन आपके कौन से लेसन के राइटर, ये इनका कौन सा लेसन है मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करेंगे। वैसे इनके जो ऑथर बनते हैं वो बनते हैं जॉन किट्स। नेक्स्ट नंबर 65 नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो सेविकाएं जो भी होती है जो उनके नीचे रहती है, ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन आपकी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डेन की लाइन है। नेक्स्ट नंबर 66 मैक फ्लैटनो इज रिटेन बाय, ये एक बुक है जो लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई जॉन ड्राइडन के द्वारा, ध्यान रखेंगे इनका नाम मैक फ्लैटनो, ये लिखी गई है जॉन ड्राइडन के द्वारा, ये एक बुक लिखी गई है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। बर्टन रसेल वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, देखो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिसप्रिंट है, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड बर्टन रसेल एक हिस्टोरियन भी थे, इसके अलावा वो मैथमेटिशियन थे, और एक वो क्या थे, फिलोसफर थे, तो यहाँ पे याद रखेंगे वो एक फिलोसफर भी थे, दार्शनिक शास्त्र भी थे। नेक्स्ट द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर वाज रिटन बाय, ये बुक जो है किनके द्वारा लिखी गई है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, ये जो है आपके एक इंडियन राइटर आर के नारायणा, इंडियन नॉवेलिस्ट आर के नारायणा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 69 व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो तुम्हें कौन याद करेगा, ये लाइन कहाँ की है, एंड एपिटाफ वॉल्टर डेलामेरी, अपनी बेगम की याद में उसके
तो क्या कहते हैं, जाके बैठे हुए रो रहे हैं, क्या तो कहते हैं उसे, टॉम्ब पे। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसीडर्ड द पायोनियर ऑफ, जो पिलग्रिम की जो ये जो प्रोग्रेस है, जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसीडर, ये जो है ये कौन से समय की है? ये क्वेश्चन नंबर, देखो मैं आपको बताता हूँ, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये क्या कहना क्या चाह रहा है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन ये जो है, ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1678 में स्टार्ट हुआ था एक बार, और एक बार 1684 में हुआ था। ये जो है क्रिश्चियनिटी को लेकर के हुआ था, क्रिश्चियन कास्ट को लेके हुआ था। ये जब ये जो आ रही है द पायनियर ऑफ, ये किस समय की पायनियर है? तो ये आपका, इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका बनेगा मॉडर्न ड्रामा। आई होप आपको याद रहना चाहिए मॉडर्न ड्रामा, ठीक है ना? कैसे याद रखेंगे? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये जो है किसमें कंसीडर किया जाता था? मॉडर्न ड्रामा में। नेक्स्ट 71 डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, कौन सी जो है यहाँ पे जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में किसका ज्यादा प्रभावित था? कौन सा लैंग्वेज प्रभावित था? तो लैटिन लैंग्वेज ज्यादा प्रभावित था। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड आर मिल्टन, जॉन मिल्टन की एक बुक लिखी गई, एक पैराडाइज लॉस्ट है और जॉन मिल्टन की दूसरी बुक है पैराडाइज रिगेन्ड। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों जो है आपके, देखो एक होता है ऑड, ऑड जो आपने पढ़ा है ऑड टू ऑटम, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है सॉन्ग। नेक्स्ट एक और वर्ड होता है, मैं आपको ये इसका ऑप्शन में देख लूं, हाँ एक वर्ड होता है ये एपिक, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो एपिक बनेगा। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जो कि आपके होंगे जो क्या कहते हैं जॉन मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ठीक है। और एक और वर्ड होता है सैटायर। सैटायर का मतलब होता है किसी पे आप जब बैंक करते हो, हंसी मजाक करके उसके ऊपर जो ऐसी तरह की बातें करते हो उसे कहते हैं सैटायर। प्राइड एंड प्रिजुडाइस इज ए नॉवेल रिटेन बाय, ये एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रिजुडाइस, ये किनकी द्वारा नॉवेल लिखी गई है? इसकी जो राइट आंसर बनेंगे उसका नाम आप यहाँ पे उनका नाम याद रखेंगे, जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रिजुडाइस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा है, क्या ये सर फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन कहे जाते हैं? आप लोग बुक देखते हो कहीं पे क्वेश्चन बैंक वगैरह, आप वहां से आते हो और मुझे कहते हो सर हेनरी फील्डिंग, ये ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल की अगर मैं बात करूं वह जो होंगे हमारे रिचार्डसन होंगे। क्या होंगे? रिचार्डसन। रिचार्डसन जो है यह ऑथर बनते हैं पमीला बुक के, ये भी ध्यान में रखेंगे, रिचार्डसन पमीला बुक के ऑथर बनेंगे। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, कौन सी ऐसी एक भाषा है जो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगी? तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। कौन सी है जो कि हर एक हम सब के लिए कॉमन है? हम देश विदेश कहीं भी अभी किसी तरह की बैठक वगैरह होती है विदेशों से, तो कौन सी इंग्लिश यूज होती है? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। नेक्स्ट 75 जॉन डॉन इज गोइंग टू लिव बिहाइंड हिज डैश, वह किसको पीछे छोड़ के जा रहे हैं? बिहाइंड हिज डैश, कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी, कोई मतलब अननोन जर्नी पे जा रहे हैं, उनकी जर्नी नहीं पता कहाँ जाना है, तो ये किसको छोड़ के जा रहे हैं? अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे होते हैं। नेक्स्ट 76 डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोप, चुबुकोप की डॉटर कौन रहती है? नतालिया। अगर वहीं पे क्वेश्चन रहता हु इज द नाइबर ऑफ चुबुकोप, तो लोमोव हो जाता। लोमोव के कुत्ते की दो डिफेक्ट बताएंगे। हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, किसका दिमाग अपनी सही स्थिति पे नहीं था? और किसी का नहीं था, ये था वो बेंजी का, जिसे वो एक पागल लड़की से प्यार होता है, क्या तो नाम था उस पागल का? आई होप ये अगर मैं गलत ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस ये किसने लिखा है? ये हाउ फ्री इज द प्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनके बारे में बहुत सारा कुछ डोरोथी एल सायर्स ने लिख रखा है। डोरोथी एल सायर्स के बारे में मैंने जो भी बातें बताया आपको इससे पहले कि एक एसेइस्ट हैं, एक निबंधकार, एक प्ले राइटर भी हैं, इसके अलावा ये पोएट भी हैं, और ये पहली महिला बनती है डोरोथी एल सायर्स जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप इनके बारे में। मेंस पावर इज, मेंस की मनुष्य की शक्ति क्या होती है? कमजोर होती है। मुझे इस पे हंसी आ रहा है, मैंने ये पिछले क्लास ये
1 जनवरी को मैंने करवाया, तो एक लड़के का कमेंट आया, सर आपकी तो बहुत अच्छी सब कुछ रही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मनुष्य की शक्ति कमजोर नहीं है। अरे बेटे, मनुष्य इट मीन्स मैन, मतलब यहाँ पे मैन मत समझो पुरुष वर्ग की बात होती है। मैन मतलब इस ब्रह्मांड में जितने आदमी है ना, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। मैन मतलब वही होता है। जब मनुष्य की जब भी कोई जैसे विपदा आती है, आपदा आती है, तो उस समय क्या होती है, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। वह उस पल को इंतजार करने के बारे में सोचता भी नहीं, वो तुरंत सोचता है या तो मुझे मृत्यु आ जाए, चाहे मैं इस जगह से कैसे करके मैं निकल जाऊं। मैं और एक्सप्लेन कर देता, बट अभी नहीं करूंगा। वेयरनेस मीन्स, वेयरनेस शब्द का मतलब क्या होता है? वेयरनेस का मतलब होता है थकाव, टायर्डनेस होगा, कोई चीज से बहुत उब जाना, टायर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वॉल्ट विटमैन इज डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन एक कैसे पोएट रहते हैं? अब मैं वॉल्ट विटमैन के बारे में मैं थोड़ा सा एक मिनट देख लूं। वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? इनमें तो ऑप्शंस वैसे तो मेरे हिसाब से लग रहा है इनके बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बता दूं। वॉल्ट विटमैन के बारे में याद रखेंगे, ये पीपल्स पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट भी हो जाने जाते हैं। ये जो भी ऑप्शन है, वैसे अमेरिकन यहाँ पे ऑप्शन में अमेरिकन दिख रहा है। अच्छा, वॉल्ट विटमैन का एक बहुत बुक फेमस रहा है, वो ध्यान रखेंगे कि उनका बुक का नाम बनता है लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो मैं आपको एडिशनल पॉइंट बताता हूँ, ये ज्यादा आप याद रखेंगे। हु इज द विस्परिंग नाइबर? विस्परिंग नाइबर किसे कहा गया? मैसेंजर ऑफ डेथ को, मैसेंजर ऑफ डेथ को विस्परिंग नाइबर कहा गया है। नेक्स्ट 83, वॉल्टर डेलामेरे इज, वॉल्टर डेलामेरे क्या रहते हैं? वॉल्टर डेलामेरे चिल्ड्रंस पोएट रहते हैं, इन्हें चिल्ड्रंस पोएट कहते हैं। इनकी फेमस बुक याद रखेंगे, इनकी फेमस बुक है पीकॉक पाई रहती है, और इनकी एक और फेमस बुक रहती है, वॉल्टर डिलामेरी की एक और फेमस बुक है जो कि मैं आपको बताता हूँ, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे वॉल्टर डिलामेरी की एक और फेमस बुक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, वॉल्टर डिलामेरी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ टू जो है, इन्हें क्वीन एलिजाबेथ टू जो है ऑर्डर ऑफ, ये 3 का है आ गया, क्वीन एलिजाबेथ टू जो है इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया था 1953 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया था कब? 1953 में। ये कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप जरूर याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द वर्ड क्रिम्बल मीन्स, क्रिम्बल शब्द का मतलब क्या होता है? क्रिम्बल का मतलब होता है डेथ, मृत्यु को क्रिम्बल कहते हैं। नेक्स्ट, द सोल्जर इज अ डैश पोयम। सोल्जर एक कैसी कविता है? सोल्जर इज अ वॉर पोयम। राइटर कौन बनते हैं? रूपर्ट ब्रूक। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को क्या कहा गया है? मैकाविटी को कहा गया है द हिडन पॉ। मैकाविटी की कंपेयर किससे की गई है? नेपोलियन से की गई, ये भी ध्यान रखेंगे। मैकाविटी कहाँ की पुलिस के लिए है? तो एक उलझन, स्कॉटलैंड। केके एंड दरुवल्ला इज एन डैश पोएट। केके एंड दरुवल्ला एक कैसे पोएट रहते हैं? केके एंड दरुवल्ला एक इंडो एंग्लियन पोएट रहते हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ये एक सर्विस में थे, ये क्या कहते हैं सर, ये सिविल सर्विस में। हु वॉज द सेकेंड कमर? हु वॉज द सेकेंड कमर को कहाँ की बात हो रही है? ये आपके स्नेक की, डीएच लॉरेंस की जो पोयम है, वहां पे द्वितीय व्यक्ति कौन रहता है आने वाला? वहां पे जो द्वितीय व्यक्ति रहते हैं डीएच लॉरेंस साहब पोएट, और फर्स्ट कमर कौन रहता है? स्नेक खुद रहता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए कब चुना गया लिटरेचर में? तो इनके लिए इनका कमला दास, ऑप्शन नंबर सी 1984। कमला दास को 1984 में चुना गया था इन्हें नोबेल प्राइज के लिए। इनकी एक बुक का नाम याद रखेंगे, यस अल्लाह। इनकी एक बहुत फेमस बुक बनती है यस अल्लाह। इनके अलावा एक और इनकी बुक बहुत ज्यादा फेमस बनती है जो कि मैं आपको बता ही देता हूं। इनकी एक और बुक जो थी समर इन कोलकाता, जो इनकी एक और फेमस बुक है, आपके एग्जाम में हो कहीं आ जाए, समर इन कोलकाता। ये 2 भाषाओं की एक ये कवि थी, एक तो इंग्लिश थी, दूसरी जो थी एक मलयालम भाषा की भी एक
मलयालम भाषा की भी जो थी ये एक प्रचलित लेखिका बनती है। What has civilization taught us? सिविलाइजेशन हम सबको क्या सिखाती है? सिविलाइजेशन हम सबको सिखाती है टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। आज मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप सबको भी लगे कि हाँ क्या इसका आंसर हो सकता है। टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर, हमें एक दूसरे के प्रति और ज्यादा व्यवहारिकपन। भारत इज माई होम, इस भारत इज माई होम क्या है? ये एक आपका स्पीच है। किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर कहाँ के थे? बिहार के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब प्रेसिडेंट बने थे? 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे। इनकी वाइफ का नाम याद है क्या? शहनाज बानू, आई थिंक यही इनकी वाइफ का नाम है, वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। शहनाज बानू करके ऐसा कुछ था। नानू काका वॉज अ नरेटर। नानू काका लेखक के कौन रहते हैं? नानू काका मनोहर मलगांवकर के कौन रहते हैं? तो वह उनके मैटरनल अंकल रहते हैं, मनोहर मलगांवकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज, वह क्या रहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट रहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिविल राइट एक्टिविस्ट रहते हैं। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक नीग्रो भी रहते हैं। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अमेरिकन भी रहते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप ध्यान में रखेंगे। कमला दास रॉट इन इंग्लिश एंड, ये कौन सी भाषा में और लिखते थे? मलयालम में लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, जो प्राचीन जो समाज थी उसमें माँ और बच्चे का जो संबंध जो था वह किससे बड़ा माना जाता था? तो हस्बैंड और वाइफ से भी ज्यादा बड़ा माना जाता था। ये आपकी अ चाइल्ड इज बॉर्न की लेशन की है। अ चाइल्ड इज बॉर्न की जो राइटर बनती है जर्मनी ग्रीक, कहाँ से बिलोंग करती है? स्विट्जरलैंड से। क्या? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, जो एडिटोरियल की जो पॉलिसी है उसे कंट्रोल किया जाता है कितनी कारणों से, कितने जो उसके कारण होते हैं? तो उसके 2 चीफ फैक्टर बनते हैं, 2 चीफ फैक्टर्स, ये याद रखेंगे 2 चीफ फैक्टर्स। एक इसमें फैक्टर जो बनता है वो मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक तो इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर और दूसरी जो रहती है वो लीडर रहती है। जो तो पहला तो उसके 2 चीफ फैक्टर्स बनते हैं, एडवर्टाइजर्स, और दूसरे जो बनते हैं उसमें लीडर्स बनते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 98, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी ने स्कूल छोड़ा 14 साल की उम्र में मुर्गी के चक्कर में। कश्मीर वॉज इन्वेडेड, कश्मीर पे जो है आक्रमण किया गया, ये जो है पर लेसबक की लाइन है, कब किया गया? ये इन्वेडेड किया गया बाय व्हाइट, यहां पे हो जाएगा बाय व्हाइट बारबेरियंस। नेक्स्ट 100, लोमोव हैड कम वियरिंग मॉर्निंग कोट। लोमोव जो है आया था सुबह सुबह कोट वगैरह चढ़ा के, क्या करने के लिए? आप सबको तो बहुत अच्छे से पता होगा, फॉर मैरिज प्रपोजल। किस चीज के लिए आया था वह सुबह सुबह कोट पहन के? मैरिज प्रपोजल के लिए। किसको? फॉर मैरिज प्रपोजल। किसे प्रपोज करने के लिए? नतालिया को, टू नतालिया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी तरह का आपका डाउट रहे तो आप इसमें जो है व्हाट्सएप नंबर है दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ पे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए ज्यादा डिमांड ना करेगा इस